आज जो है फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकारों के हम जिक्र करेंगे। ठीक है, हमने बताई थी कि संविधान के कौन से पार्ट में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, बताओ। संविधान के पार्ट 3 के अंदर जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये उठेगा कि मौलिक अधिकार जो संविधान के किस पार्ट के अंदर दिए गए हैं? पार्ट 3 के अंदर जो है मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। पार्ट 3 में कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक जो है मौलिक अधिकार दिए हुए हैं? 12 से लेकर 11 तक हमने पढ़ लिए थे, तो 12 से लेकर 35 तक जो है वो मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 12 टू लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक जो है वो मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? देखिए, मौलिक अधिकार जो है क्यों संविधान के अंदर डाले गए? जैसे कि हमें पता है कि अंग्रेज जो आए थे हमारे देश के अंदर, और जो है हमारे जो अंग्रेजों ने जो काफ़ी प्रताड़नाएं की थी, जो कैदियों को जेल में डाल दिया, उनको जो है जेल में डालने के बाद कुछ जो अधिकार होने चाहिए सामान्य, वे अधिकार भी नहीं दी गए। किसी को जो है बोलने की आज़ादी नहीं दी गई, किसी को जो है इकट्ठा होने की आज़ादी नहीं दी गई। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए तो हमने जो है संविधान में कुछ मौलिक अधिकार डाले कि आम आदमी को जो है अधिकार मिले, आम आदमी को लगे कि वो भी जो एक फ्रीडम की ज़िंदगी जी रहा है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है डाले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए? ये संविधान के अंदर कौन से देश से लिए गए, बताओ। मौलिक अधिकार मैंने बताई थी, प्रेसिडेंट नीड यूएसए से। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए से, टेकन फ्रॉम यूएसए। यूएसए से जो है मौलिक अधिकारों को लिया गया। तीसरा जो है पॉइंट ये बनता है कि मौलिक अधिकार जो है वो जस्टिसिएबल हैं। फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट क्या है? आर जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन हो तो हम डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी फंडामेंटल राइट पे किसी ने रोक लगाने की कोशिश की सरकार ने, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो क्या है जस्टिसिएबल? तो हम क्या लिख सकते हैं? दे आर एनफोर्सिएबल बाय, दे आर एनफोर्सिएबल बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है ये एनफोर्सिएबल हैं। कोई भी अगर हमारे फंडामेंटल राइट का मौलिक अधिकार का हनन हो तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये परमानेंट नहीं है, आर नॉट परमानेंट। ये हमेशा जो है हमारा साथ नहीं निभाते। ठीक है, देश में अभी लॉकडाउन लगा हुआ था तो क्या आपको घूमने की आज़ादी थी? कहीं भी चलने की आज़ादी थी? 4 आदमी को इकट्ठा करने की आज़ादी थी? नहीं आज़ादी थी। तो इसका मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार परमानेंट नहीं है। सरकार जब चाहे जो है इनको ले सकती है। ठीक है, तो ये क्या है? परमानेंट नहीं है। एग्जाम्पल क्या? इसका एग्जाम्पल क्या? फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग एमरजेंसी। एमरजेंसी के दौरान जो क्या किया जाता है? हमारे मौलिक अधिकारों को ले लिया जाता है हमसे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो हैं मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार तो हमारे नागरिकों को हैं और कुछ मौलिक अधिकार हर आदमी को। मान लो कोई विदेशी आया भारत में, कनाडा से आया कोई, कुछ मौलिक अधिकार तो कनाडा के आदमी को ही मिलेंगे और कुछ मौलिक अधिकार कनाडा के आदमी को नहीं, केवल हमारे ही सिटीजन को मिलेंगे। ठीक है, तो सिटीजन, हमारे सिटीजन को कौन से अधिकार मिले हुए हैं और जो है कोई बाहर से आदमी आता है उसको कौन से अधिकार मिले हुए हैं? कुछ अधिकार जो है सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को हैं और कुछ अधिकार जो है केवल हमारे सिटीजन्स को हैं। हमारे जो है मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में जिक्र किया था नागरिकता का। कुछ से जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो हमारे नागरिकों को हैं और कुछ हमारे नागरिकों और गैर नागरिकों को हैं। तो सिटीजन को कौन कौन से फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं? सिटीजन को जो है आर्टिकल जो है 16, आर्टिकल 17,
सॉरी आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये जो 5 फंडामेंटल राइट है ये केवल हमारे नागरिकों को मिले हुए हैं, और अदर जो हैं इनको छोड़ के वो जो हैं सबको मिले हुए हैं। तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल हमारे नागरिकों के लिए हैं। बाकी जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, इसके अलावा 12 से 35 तक वो सब के लिए हैं। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट फिर हम जिक्र करते हैं कि क्या फंडामेंटल राइट को, आप बताइए कि फंडामेंटल राइट को क्या हमारे स्टेट की असेंबली बना सकती है, बदलाव कर सकती है? नहीं कर सकती। कर सकती है नहीं कर सकती? स्टेट की असेंबली नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट में बदलाव केवल पार्लियामेंट कर सकती है, क्योंकि संविधान में बदलाव ही केवल पार्लियामेंट कर सकती है। फंडामेंटल राइट में बदलाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान में बदलाव करना पड़ेगा, और वो कौन कर सकती है? पार्लियामेंट। तो आप लिख सकते हैं ओनली मेड बाय पार्लियामेंट, कैन ओनली बी मेड बाय पार्लियामेंट। ओनली मेड और चेंज, कोई भी बदलाव करना हो या कोई नया लाना हो तो केवल क्या कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी, स्टेट की असेंबली नहीं कर सकती। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? पार्ट 3 में दिए हुए हैं आर्टिकल 12 से 35 तक, यूएसए से लिए गए थे। जस्टिसिएबल हैं, कोई भी हनन करता है हमारे फंडामेंटल राइट का तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको हाई कोर्ट जाओगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाओगे, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। परमानेंट है, ठीक है, और परमानेंट नहीं है, सॉरी, इनको कभी भी जो है लिया जा सकता है, इमरजेंसी के दौरान भी। सिटीजनशिप पे केवल ये 5 है जो नागरिकों को मिले हैं, बाकी जो हैं नागरिक और गैर नागरिक सब के लिए हैं। केवल पार्लियामेंट ही इनमें बदलाव कर सकती है और नए मौलिक अधिकारों को ला सकती है। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? अब आपने क्वेश्चन देखे होंगे, तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे हैं नोट डाउन कर लिए। क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई कौन से आर्टिकल के तहत कौन सा फंडामेंटल राइट आता है, ये पूछे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम एक ट्रिक याद करेंगे। तो पहले आप बता देते हैं आपको संविधान में किस तरीके से जो है फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। तो ऐसे दिए हुए हैं, तो पार्ट 3 है, दिख रहा है वहां से। पार्ट 3 के अंदर जो है राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी जो है समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक। ठीक है, फिर जो है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक है? 19 से लेकर 22 तक है। फिर जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कहाँ से कहाँ तक है? 23 और 24 है। ठीक है, फिर जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन का जो है राइट जो है 25 से लेकर 28 तक है। फिर जो है कल्चरल और एजुकेशनल राइट 29 और 30 तक है। ठीक है, फिर एक जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे जाएं, ये जो है 32 में जिक्र किया गया इसका। ठीक है, बाकी फिर 34 में जिक्र किया गया है कि भाई हमारे जो हैं 33 में जिक्र किया गया कि पुलिस वालों को और फोर्सेस को कुछ राइट नहीं होंगे। 34 में जिक्र किया कि मार्शल लॉ देश में कैसे लगेगा। ठीक है, और 35 में जो है कुछ एक अलग प्रोविजन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है संविधान में राइट दिए हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि राइट टू इक्वेलिटी जो है वो 14 से 18 के अंडर आता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए 14, 15, 16, 17, 18 में क्या आते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों पे हम जो है एक साथ पढ़ेंगे कि राइट टू इक्वेलिटी 14 से 18 में आता है, और 14, 15, 16, 17, 18 में क्या आता है। ठीक है, बाहुबली का एक सीन है, जब माँ कहती है, 2 बच्चे थे बाहुबली और भल्लादेव, तो माँ कहती है कि दोनों की लड़ाई होने वाली है, बाहुबली और भल्लादेव की। माँ दोनों को जो है एक वो अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़नी है। ठीक है, तो माँ कहती है, मदर कहती है कि भाई, मदर कहती है कि मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। ठीक है, बाहुबली मदर कहती है बोथ आर इक्वल,
तुम दोनों जो हो इक्वल हो। बाहुबली भी मेरे लिए मेरे बेटे के तरह है और भल्ला देव भी जो है मेरे बेटे के तरह है। लेकिन होता क्या है फिल्म के अंदर, नहीं, उसको ज़्यादा सैनिक मिलते हैं और उसको कम मिलते हैं। ठीक है, बाहुबली को 14 सैनिक मिलते हैं केवल, और भल्ला देव को जो है कितने सैनिक मिलते हैं, 18 सैनिक मिलते हैं। मदर ने तो कहा था इक्वल हो, लेकिन उनको जो है उनके जो औजार जो हैं वो एक जैसे नहीं मिलते दोनों को। ठीक है, देखी थी मूवी ये सीन। हाँ, तो यहाँ से क्या निकला, इससे आपको एक जो है आपके माइंड में बननी चाहिए। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो ये फिल्म का सीन आपके माइंड में बन जाएगा। ठीक है, इससे क्या निकला, राइट टू इक्वेलिटी कहाँ से कहाँ तक है, 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, पहला हम करते हैं राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी, समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 14 से लेकर 18 तक है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, अब ये भी याद करना है कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है और 18 में क्या है। ठीक है, बाहुबली वाली ट्रिक काम करेगी ऊपर वाले के लिए बस। इसके लिए जो है आपको एक ट्रिक और याद करनी है, वो है ई पाउट। ई पाउट, सेल्फी लेते हो तो क्या बनाते हो, जब हम सेल्फी लेते हो तो क्या बनाते हो, पाउट बनाते हो, बस वही पाउट याद कर लो। ई पाउट 14, ई से क्या बना, राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी याद कैसे करना है, ये याद रखना, जब आप कॉपी लेके बैठोगे तो पूरी लाइन याद नहीं करनी। ठीक है, केवल आपको ये याद करना इक्वेलिटी। ठीक है, आपको ये याद रखना, ई से क्या बना, इक्वेलिटी, तो अपने आप जो है आपको पता चल जाएगा राइट टू इक्वेलिटी है। ठीक है, आर्टिकल 15, पी से क्या बना, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन शब्द को याद करना। बाकी प्रोहिबिशन किस तरह का प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, पी से क्या बना, प्रोहिबिशन। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो इनके बेसिस पे नहीं होगा। फिर जो है ई पाउट के ओ से क्या बना, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, रटना क्या है, केवल ये अक्षर रटना है और अपॉर्चुनिटी रटनी, लाइन नहीं रटनी, केवल ये जो है ये अक्षर रटना आपको, ये लाइन अपने आप जो आपके दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, 17 यू से क्या बना, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 से क्या बना, टी से क्या बना, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, लिख लो ये। तो बाद में डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी। ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी का मतलब क्या है, समता का अधिकार। हम सबके बीच में क्या होना चाहिए, समता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है पी से क्या बना, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इनमें से जो है ना तो भाई जो है रेस के आधार पर, ना रिलीजन के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना सेक्स के आधार पर, या जन्म के जो स्थान के आधार पर, इनमें से किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन सरकार नहीं करेगी। ठीक है, 16 क्या कहता है, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरी में सबको बराबर का अधिकार मिलेगा।
ठीक है। लेकिन इसमें जो है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कुछ एक एक्सेप्शन है, SC और ST को जो है कुछ अलग अधिकार दिए जा सकते हैं, ठीक है। फिर है 17 कहता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कोई भी जो है छुआछूत अब देश के अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। फिर T क्या कहता है अबोलिशन ऑफ टाइटल, कोई भी टाइटल इस्तेमाल नहीं करेगा। टाइटल का मतलब होता है जैसे गांव में कहते हैं ना फलाना नंबरदार, ठीक है, वो नंबरदार क्या है, टाइटल। कहते हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न क्या है, टाइटल है, ठीक है। कहते हैं ना किसी के नाम के आगे जो है कुछ लगा देते हैं, राय बहादुर लगाते हैं किसी के नाम के आगे, तो इस जो भी इस चीज को इस्तेमाल करेगा वो क्या है, गैर कानूनी है। अगर आप सचिन तेंदुलकर के आगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर बोलते हो तो आप जो है इलीगल काम कर रहे हो, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां तक है, 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? और दोबारा वही अपनी कहानी पे आते हैं। इसके बाद क्या होता है कहानी में बताओ? बाहुबली जाता अपनी मदर के पास, बाहुबली जो है वो मदर के पास जाता है और कहता है कि माँ मुझे जो है 2 कर्टेन्स दे दो, तो वो पर्दे लेता है, ठीक है। क्या कहता, माँ से कहता मुझे 2 कर्टेन्स दे दो, ठीक है। बाहुबली कहता है मुझे 2 कर्टेन्स मतलब पर्दे 2, कहता है। फिर मदर इतनी बड़ी जो है साम्राज्य की महारानी, वो पर्दों को कैसे मना कर सकती है? वो कहती तुम्हें फ्रीडम है, जो चाहे ले लो, ठीक है। मदर क्या कहती है, तुम्हें फ्रीडम है, ठीक है। तो इससे क्या निकला, राइट टू फ्रीडम। कहां से कहां तक है, 22 तक है। मुझे 2 कर्टेन्स दो, कहां से कहां तक है, राइट टू फ्रीडम 22 तक है, ठीक है। जब आप इसको याद करने बैठोगे तो आपको अपने आप दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। स्टोरी एक जो है चिपक जाएगी दिमाग में, ठीक। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कहां से कहां तक है राइट टू फ्रीडम बताओ? 19 से लेकर 22 तक जो है वो हमें जो है राइट टू फ्रीडम है। कैसे इसको याद करना है भाई? 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है, 22 में क्या है, इसको याद करना है। FOLEC, फोलिक, एक फोलिक एसिड होता है, आपने सुनी होगी। फोलिक से आपको याद करना है FOLEC और आपका काम चल जाएगा। आर्टिकल 19 कहता है, आर्टिकल 19 में जो है F से जो है फ्रीडम का जिक्र किया गया है, राइट टू फ्रीडम का जिक्र किया गया है। और हमें जो है 6 तरह की फ्रीडम दी गई है। कौन कौन सी फ्रीडम है ये? राइट टू स्पीच, राइट टू असेंबल, हमें जो असेंबल हो सकते कहीं भी। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, हमें कोई भी एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार है। राइट टू मूवमेंट, राइट टू रेजिडेंस, राइट टू प्रोफेशन। तो कितने राइट दिए गए हैं? 6 जो हैं हमको राइट्स जो है फ्रीडम दी गई, 6 तरह की जो है हमको फ्रीडम दी गई है। आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम का जिक्र करता है। कितनी तरह की फ्रीडम दी है? कहीं भी बोलने की आज़ादी, कहीं भी जो है आदमियों को इकट्ठा करने की आज़ादी, कोई भी यूनियन, कोई ट्रेड यूनियन बनाने की आज़ादी, कोई भी कहीं पे भी जाने की आज़ादी, मूवमेंट की आज़ादी, कहीं भी जो है घर बना के रहने की आज़ादी, कहीं कोई भी प्रोफेशन चुनने की आज़ादी। आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप वकील बनो, कोई आपको नहीं रोक सकता, ठीक है। 20वां हम बात करते हैं। 20वें से क्या बना? ओ से क्या बना? ऑफेंस, राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस, राइट व्हेन ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है कि आप कोई जो है गैर कानूनी काम करते हो, जब भी आपको राइट मिलेगा। आप कोई गैर कानूनी काम करते हो, जब भी आपको राइट मिलेगा।
आप जेल में बंद हो जब भी आपको राइट, आपने किसी का मर्डर किया, आप जेल में हो तो आपको कुछ एक राइट दिए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है वो क्या कहता है, एल से क्या बना, राइट टू लाइफ, एल से क्या बना, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। ई से क्या बना, 21A में आएगा ई, ये क्या बना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। फिर जो है 22 में क्या बना, क्या, हाँ हाँ RTM बोलते नहीं, RTE, राइट टू एजुकेशन। 22 में क्या बना, सी से क्या बना, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, इन सर्टेन केसेस, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर, लिख लिया। देखो राइट टू फ्रीडम आपको पता चल गया कहां से कहां तक है, 19 से लेकर 22 तक है। तो FOLEC फोलिक से क्या बन गए, हमारी ट्रिक बन गई, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, तो 6 तरह की, हमें आपसे एग्जाम में पूछा कितनी तरह की फ्रीडम दी गई है, 6 तरह की फ्रीडम दी गई है। इनमें से किसी फ्रीडम को निकाल दिया, किसी को ऐड कर देगा, ये बताएगा कौन कौन सी है, तो आप बता दो कौन कौन सी है, ठीक है। राइट व्हेन ऑफेंस, जब आप जो है कुछ जो है आपको जो आप किसी का मर्डर कर देते हो फिर भी आपको राइट है, या आपने जो है कोई गैर कानूनी काम किया है तो आपको राइट है, ठीक है। आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है तो पुलिस जो है 24 घंटे से ज़्यादा आपको जेल में नहीं रख सकती, ठीक है। 24 घंटे के अंदर उसको जो है कोर्ट में पेश करना होता है, ठीक है। ये इसके अंदर लिखा गया है, राइट व्हेन ऑफेंस, राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस के अंदर जो है ये लिखा गया है। जब भी जो है आपको कोई भी जेल में डालते हैं तो आपको जो है पेश करना होगा। और इसके अंदर जो है अरेस्ट एंड डिटेंशन में भी ऐसा लिखा गया है। और इसके अंदर लिखा गया कि आपको एक ही जो है जुर्म की 2 सजाएं आपको नहीं दी जाएंगी, एक बार आपको सजा मिल गई तो दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। ये लिखा है कि आपको जो है खुद जो है आपको अपना गवाह नहीं बनाया जाएगा। आपने कोई गुनाह किया है तो जो है बाकी जो है ये प्रूव करेंगे आपने गुनाह किया है, आप जो है आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कहलवाएगी आपने गुनाह किया है, ठीक। फिर है राइट टू लाइफ, ठीक है। आपकी लाइफ को कोई भी जो है नहीं ले सकता, ठीक है। आपकी लाइफ जो है प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और आपको पर्सनल लिबर्टी दी गई है, ठीक है। एक चीज और लिख लो, जो राइट टू प्राइवेसी है ये राइट टू जो है लाइफ से निकला हुआ है। राइट टू प्राइवेसी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी आधार केस पे, तो उसमें कहा था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 के तहत आता है। राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 के तहत आता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी आधार पे, काफी जो है टाइम केस चला था। फिर हम बात करते हैं 21A, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। फिर जो है राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब अगर आपको जो है सरकार बिना किसी जुर्म के भी जेल में डाल सकती है। जैसे जम्मू कश्मीर में जो है सरकार ने जो है जम्मू कश्मीर को एक कर दिया, स्टेट का दर्जा हटा दिया, यूनियन टेरिटरी बना दी, और जितने भी लीडर थे सबको जेल में डाल दिया। क्या उनने कोई जुर्म किया था, कोई किसी का खून किया था, कुछ भी नहीं किया, फिर भी जेल में डाल दिया, और करीब 6-7 महीने तक जेल में रखा, ठीक है। तो सरकार अगर कोई जुर्म नहीं करता जब भी जेल में डाल सकती है, उसको बोलते हैं डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब कोई एक अपराध ना कर दें उससे पहले हम इसको जेल में डाल देते हैं। सरकार को लगेगा ये आपसे खतरा है, ये जो है कोई दंगे करवाएगा ये आदमी, तो उसको पहले ही जो है जेल में डाल देंगे, ठीक है। लेकिन संविधान में कुछ एक राइट दिए गए हैं, ठीक है। इसको जो एक टाइम से ज़्यादा अगर आप जेल में डालते हो तो आपको एक कमेटी बनानी पड़ती है, उस कमेटी की जो इजाज़त लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे राइट दिए हैं जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बंद थे 1-2 को उनको निकालिए आप, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। तो सी में क्या है, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, FOLEC, फोलेक। कोई डाउट इसके अंदर, ठीक। हमने पढ़ लिया राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, 19 से लेकर हमने 14 से लेकर 22 तक जो हमने पढ़ लिया। अब क्या होता है मूवी के अंदर, मूवी में आते हैं। अब भाई बड़े बड़े जो है
जो होते हैं राजा राजकुमार, वो कोई बड़ा काम करते तो क्या करते हैं, वो बलि चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं। अब जो है मदर जो है वो बलि के लिए बोलती है, भैया हम जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, मदर बोलती है कि अब बलि होगी, बलि, ठीक है। तो बाहुबली एक अच्छा आदमी था, तो बाहुबली क्या बोलेगा, बाहुबली एक अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी बलि को चाहता कि बलि हो जाए, नहीं चाहता। बाहुबली बोलेगा अपनी माँ से कि ये एक्सप्लॉयटेशन है, मैं जो है ऐसा नहीं होने दूंगा। तो बाहुबली कहता है कि ये तो जो है एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। और भल्लादेव जो है वो जो चाकू जो है बाहुबली से ले लेता है और बकरे के जो है 2-4 टुकड़े कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, 2-4 टुकड़े कर देता है, टुकड़े कर देता है, देता है, ठीक है। तो क्या बना इससे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहाँ से कहाँ तक है, 23 और 24 तक है, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? ये पूरी जो लाइन में लिखा हो रहा है, ये लाइन ही नहीं याद करनी, जो आपको मैंने अंडरलाइन करवा रखा है ना वो शब्द, वो एक शब्द शब्द याद कर लेना है, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ये तो बस आपको एक समझ रहे इसलिए पूरी लाइन लिखवाई है। तो नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी डाउट हो तो उसी टाइम बता दिया करो, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहां से कहां तक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बताओ, 23 और 24। इसमें आपको याद रखना है, जैसे आप जो किसी से चैट करते हो, चैट करते वक्त एंड में क्या लिखते हो, बाय, फिर आप लिखते हो टीसी, टेक केयर लिखते हो। तो बस एक टीसी याद कर लेना इसमें, टीसी। 12 और 13 जो है बताते हैं वो भी। फंडामेंटल राइट जो है 14 से शुरू है। 12 में जिक्र किया गया कि स्टेट क्या है, ठीक है। कहीं आपने गाड़ियों में लिखा है भारत सरकार, ठीक है, या आपने लिखा है स्टेट, क्या होता है ये भारत सरकार, या स्टेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्टेट का मतलब होता है, उसमें बताया गया है, आर्टिकल 12 में बताया कि स्टेट होता क्या है, ठीक है। स्टेट का मतलब होता है पार्लियामेंट, और जो है सेंटर के जितने भी मिनिस्टर हैं वो क्या हैं, स्टेट हैं। और राज्य की अगर बात करें तो राज्य में जो है राज्य जो असेंबली और वहाँ के जो मंत्री हैं और सीएम हैं वो भी स्टेट हैं, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी जो छोटे लेवल की है जैसे म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, ये भी क्या है, स्टेट हैं, ठीक है। और जो भी कोई भी सरकारी कंपनी या कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें सरकार का अधिकार हो, ठीक, वो भी क्या है, स्टेट है। और जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं वो स्टेट के ही खिलाफ लगा सकते हैं। मान लो आपके मौलिक अधिकारों का हनन जो स्टेट करता है तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कोई प्राइवेट आदमी मैंने आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। आप सुप्रीम कोर्ट में तभी जाओगे जब स्टेट जो है आपके मौलिक अधिकारों का हनन करेगा, ठीक है। जब कोई सेंटर में कोई सरकार या स्टेट में कोई सरकार या कोई म्यूनसिपैलिटी या कोई पंचायत आपके मौलिक अधिकारों का हनन करेगी तभी आप जो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। वगैरह प्राइवेट कंपनी अगर कोई कुछ करती है तो आप जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ये लिखा गया है। आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि कोई भी जो है कानून, कोई भी जो है पार्लियामेंट या असेंबली या कोई सरकार का ऑर्डर अगर मौलिक अधिकारों के विपरीत होता है तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगी। ये इसके अंदर लिखा है आर्टिकल 13 के अंदर। इसमें लिखा है लॉ इनकंसिस्टेंट विद एनी जो है फंडामेंटल राइट क्या होंगे, वॉइड होंगे, वैलिड नहीं होंगे। कोई भी अगर कानून ऐसा बनता है जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है तो उसको जो वैलिड करार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी ऑर्डर जो हमारे फंडामेंटल राइट को कम करता है तो उसको जो है मान्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 14 से जो है फंडामेंटल राइट शुरू होते हैं। तो टी से हमारा बना राइट जो है अगेंस्ट ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर,
फोर्स्ड लेबर। तो एक्सप्लॉयटेशन किसकी रोक रखी है? ट्रैफिकिंग की और फोर्स्ड लेबर की। 24 बना, सी से बना राइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, राइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, ठीक है। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है आदमियों का व्यापार, ठीक है। तो देश के अंदर ट्रैफिकिंग नहीं होगी, आदमियों का व्यापार कहीं भी नहीं होगा, और जबरदस्ती कोई किसी से लेबर नहीं करवाएगा। पहले क्या होता था? जबरदस्ती लेबर होता था। ये जो अंग्रेज होते थे, ये अफ्रीका से जो है इनको लेके आते थे गुलामों को, और अमेरिका में जो है जो यूएसए भी जो इनके अंडर होता था अंग्रेजों के, और अफ्रीका भी इनके अंडर होता था, हाँ ठीक है। तो अफ्रीका से जो है मजदूरों को लेके आते थे, बंधुआ मजदूरों को, उनके गुलाम होते थे, उनको पीटते कुछ भी करते, उनकी जो है जान जो है जो एक बार खरीद लिए तो जिसने खरीदे हैं उनके हो गई, ठीक है। तो फिर उनको जो अमेरिका में जो है काम करवाते थे। आपने देखा होगा पिछले जो है कुछ दिन पहले अमेरिका में जो यूएसए में एक जो है आदमी की, जॉर्ज फ्लोयड की जो हत्या कर दी थी पुलिस वाले ने, ठीक है। देखा था आपने? ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से जो है आंदोलन चला हुआ था। तो ये ब्लैक आदमी आए कहाँ से? यूएसए में ये इसी तरीके से आए। जो वो मजदूर जो थे जो अफ्रीका से आए हुए हैं, उन्हीं के ये जो है नेक्स्ट वंशज हैं, जो ब्लैक जो पीपल है अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो अब जो है वो फोर्स्ड लेबर और ट्रैफिकिंग देश के अंदर बंधुआ मजदूरी नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरा जो है चाइल्ड लेबर नहीं रहेगा। 14 साल से जो कम का बच्चा है वो जो है लेबरिंग नहीं कर सकता, ठीक है। ये इसके अंदर लिखा गया है 14 साल का, ये याद रखना, लेस देन 14 ईयर, लेस देन 14 ईयर। कोई भी 14 साल से कम का बच्चा किसी भी जो है हैजार्डियस फैक्ट्रीज में जिसमें केमिकल बनता है, जिसमें पटाखे बनते हैं, उनमें जो है काम नहीं कर सकता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहां से कहां तक है? 23 और 24 तक है, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर 23 और 24 में? अब भाई बाहुबली ने कहा, ये तो महारानी थी, कोई महारानी को इतनी बड़ी बात बोल देगा कि ये तो एक्सप्लॉयटेशन है, आप गलत कर रहे हैं, तो महारानी क्या करेगी? गुस्सा होगी। महारानी को इसने जो है समझ दे दी, ठीक है। तो महारानी क्या करेगी? मदर क्या बोलेगी? मदर क्या बोलेगी बाहुबली से? मदर बोलेगी कि बाहुबली बोलती है, बाहुबली इस गेट के अंदर हमारा रिलीजन चलता है, ठीक है। मदर बोलती है बाहुबली से कि बाहुबली इस गेट के अंदर हमारा रिलीजन चलता है। तुम्हारा रिलीजन जो है, जो तुम एक्सप्लॉयटेशन वाली चीज दिखा रहे हो, गेट के बाहर करना, गेट के अंदर क्या चलेगा? हमारा रिलीजन चलेगा। तो मदर क्या कहती है? इस गेट के अंदर हमारा रिलीजन चलता है, गेट के अंदर हमारा रिलीजन चलता है। तो क्या बना इससे? राइट टू रिलीजन। और गेट से क्या बना? 8। गेट से क्या बन गया? 8। तो कहां से कहा तक है राइट टू रिलीजन? बताओ। 25 से लेकर 28। राइट टू रिलीजन कहां से कहां तक है? 25 से लेकर 28 तक है। राइट टू रिलीजन कहां से कहां तक है? 25 से 28 तक है, ठीक है। पीएम के लिए टी आई, आप याद रख सकते हो। प्रधानमंत्री के लिए क्या आई? टी आई, पीएम टी आई, ठीक है। 25 से क्या बना? 25 से बना प्रोफेस रिलीजन। 26 से क्या बना? 26 से बना मैनेज रिलीजन, राइट टू मैनेज रिलीजन। 27 से बना टैक्स इन रिलीजन। 28 से क्या बना? रिलीजियस एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशन,
रिलीजियस एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशन। तो मैंने लाइन जो है वर्ड मार्क कर देता हूँ जो याद करने हैं। P से प्रोफेस, M से मैनेज, T से टैक्स और I से इंस्टीट्यूशन। लिख लिए? तो वही हमें जो है रिलीजन के भी कुछ एक राइट दिए गए, धर्म के भी कुछ राइट दिए हैं कि हम कौन सा भी धर्म जो है वो अपना सकते हैं। हम हिंदू धर्म अपनाएं, मुस्लिम अपनाएं, सिख अपनाएं, जैन अपनाएं या बुद्धिस्ट अपनाएं, हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जिस धर्म को अपनाते हैं उसको मैनेज भी कर सकते हैं। मैनेज रिलीजन का मतलब है, जैसे आप देखते हो धर्मशालाएं, ठीक है, कुछ धर्म की, जैसे आप देखे सिखों में देखते हो गुरुद्वारे, ये क्या है, मैनेज कर रहे हैं अपने धर्म को। ठीक है, एक जो गुरुद्वारा बना रहे हैं वहाँ पे जो है लोगों को खाना खिला रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट टू मैनेज रिलीजन, अपने धर्म को मैनेज भी कर सकते हैं। तीसरा है टैक्स इन रिलीजन। इसका मतलब होता है, इसकी अगर पूरी लाइन जो संविधान में दी हुई है वो है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, जो संविधान में दी हुई है। तो हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी है टैक्स इन रिलीजन, आपको याद रखने की। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि हम जो भी टैक्स देते हैं उस टैक्स को सरकार जो है किसी रिलीजन के बढ़ावा देने पे खर्च नहीं कर सकती। ठीक है, आपने पीछे से आपने सुना होगा कि जो है हज यात्रा पे सरकार ने रोक, जो हज यात्रा पे पैसे देते थे उस पर रोक लगा दी, सुनी ही थी। एक हज यात्रा होती मुस्लिम की, हाँ, सरकार जो है उसमें पैसे देती थी, सब्सिडी देती थी, उस सब्सिडी पे सरकार ने रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी? क्योंकि वो हमारे पैसे थे, टैक्स था वो। किसी सबसे टैक्स लेके सरकार एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती। ठीक है, अगर टैक्स लिया है तो चाहे तो सारे रिलीजन को प्रमोट करो, एक रिलीजन को आप प्रमोट नहीं करोगे टैक्स लेके। ठीक है, तो टैक्स इन रिलीजन ये था, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी वन रिलीजन या एनी पार्टिकुलर रिलीजन। आई है रिलीजियस एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशन। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में आपको ये नहीं कहा जाएगा, कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको जो है, मान लो कई स्कूल होते हैं जैसे जो सेंट के नाम से होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, उसमें कहा जाता है आपको जो ऐसे झुकना है, आते ही साथ ही। ठीक है, आपको जो है ऐसे 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 करना है, क्रिश्चियनिटी के जो सिंबल होता है, तो आप मना कर सकते हो, भाई ये स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इसमें आपकी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मैं लूँ या ना लूँ ये मेरी मर्जी है। ठीक है, बाकी आप जो पढ़ाई करवाइए वो मैं करूँगा, लेकिन जो आप रिलीजियस चीज़ें आप हमको करने के लिए बोलते हैं वो फिर मेरी फ्रीडम है, वो मैं करूँ या ना करूँ। ठीक है, तो ये है रिलीजियस एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशन। 26, 27, 25, 26, 27 और 28 आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राइट टू रिलीजियन कहाँ से कहाँ तक है, 25 से लेकर 28 तक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिर जो है काफी रेयर चांस है कि अंदर वाला पूछ लेगा, इसके अंदर रिलीजन के अंदर अंदर वाला नहीं पूछेगा, अंदर वाला पूछेगा राइट टू फ्रीडम के अंदर, राइट टू इक्वेलिटी वाले के अंदर 14, 15, 16, 17, 18 पूछेगा। रिलीजन वाले के अंदर अंदर वाला काफी कम रेयर चांस है जो पूछेगा। ठीक है, तो वही इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कहानी में हैं, बाहुबली बाहर चला जाएगा। बाहुबली जो है लड़ाई के लिए जो है सब बाहर चले जाएंगे। ठीक है, बाहुबली कमजोर पड़ने लगेगा। ठीक है, बाहुबली फिर सैनिकों को क्या होता है, जो कमजोर पड़ने लगते हैं तो सैनिकों को क्या करते हैं, हम मोटिवेशन देते हैं। ठीक है, तो बाहुबली क्या कहता है अपने सैनिकों को, बाहुबली कहता है सोल्जर्स को, बाहुबली कहता है सोल्जर्स को कि भाई हमारे कल्चर का सवाल है, अगर आज हार गए तो हमारा कल्चर ही खत्म हो जाएगा, हमारे कल्चर का सवाल है, 29-30 मत कर देना। हम कहते हैं 19-20 मत कर देना, बड़ा आदमी था 29-30 बोलता है। ठीक है, अब छोटे आदमी क्या बोलते हैं, कहते हैं कि 19-20 मत कर देना, ये बड़ा आदमी कहता है 29-30 मत कर देना। ठीक है, बाहुबली क्या कहता है, ये कहता है कल्चर का सवाल है, कल्चर का सवाल है, सवाल है 29-30 मत कर देना, 29-30 मत कर देना, कल्चर का सवाल है 29-30 मत कर देना। ठीक है, तो क्या आएगा नेक्स्ट, क्या आएगा, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कहां से कहां तक है ये,
29 से लेकर 30 तक, 29 से लेकर 30 तक। कल्चरल एजुकेशन राइट कहाँ से कहाँ तक है? 29 से लेकर 30 तक है। इसको याद करना मी से 29 होता है माइनॉरिटी, एम से क्या बनता है? माइनॉरिटी, एम से क्या बनता है? माइनॉरिटी, राइट ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटीज को कुछ एक राइट दिए। माइनॉरिटी क्या होती है? जैसे हमारे मुस्लिम जो हैं ये क्या है? माइनॉरिटीज हैं। हिंदू देश के अंदर ज़्यादा है, मुस्लिम जो है कम है। मुस्लिम क्या है? माइनॉरिटी। हम क्या है? मेजोरिटी हैं। सिख क्या है? माइनॉरिटी हैं। बाकी जितने रिलीजन क्या है? माइनॉरिटी। हिंदू क्या है? मेजोरिटी है। तो माइनॉरिटी को कुछ एक राइट दिए गए हैं, ठीक है। 30 में क्या है? ई से बना एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज या राइट ऑफ माइनॉरिटी टू सेटअप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन राइट किसके? माइनॉरिटीज के, और ये भी माइनॉरिटीज के, ठीक है। 29 में कहा गया है कि भी कुछ जिसके कुछ एक लैंग्वेज अलग है, कुछ एक कल्चर अलग है, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। 30 में कहा गया है कि जो भी माइनॉरिटी हैं वो अपना खुद का जो है कोई कॉलेज वगैरह खोल सकते हैं और जो है अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई प्रमोट नहीं कर सकता, केवल माइनॉरिटी कर सकते हैं, ठीक। कुछ एक मुस्लिम कॉलेज है, उसमें जो है मुस्लिम्स का कोटा होता है, ठीक है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, ठीक है। कुछ एक कोटा शायद जामिया मिलिया इस्लामिया में भी हो सकता है, ठीक है। इनमें जो है ये मुस्लिम्स ने जो है ये माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। इनमें जो है हम जो है अपने जो धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं और अपने जो है धर्म के कुछ लोगों के लिए रिजर्वेशन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट में क्या आता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। आपसे पूछेगा माइनॉरिटीज के राइट कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? 29 में भी दिए हुए हैं और 30 में भी दिए हुए हैं, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? अभी तक जो है हमने क्या किया उसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा राइट टू इक्वेलिटी, कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया। 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में है। कॉपी में देखो साथ के साथ, ठीक है। फिर 14 में राइट टू इक्वेलिटी, 15 में प्रोहिबिशन, 16 में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था, सबको बराबर का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। 17 में एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 18 में एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, कोई भी टाइटल नहीं रहेगा। फिर हमने पढ़ा राइट टू इक्वेलिटी के बाद पढ़ा राइट टू फ्रीडम। 19 में 6 तरह की फ्रीडम दी गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद ऑफेंस से रिलेटेड हमने पढ़ा। फिर राइट टू लाइफ हमने पढ़ा, राइट टू एजुकेशन पढ़ा। फ्रीडम के अंदर जो है राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन हमने पढ़ा, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़े? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें हमने पढ़ा ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर नहीं होगा और चाइल्ड लेबर नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने राइट टू रिलीजन पढ़ा। रिलीजन में हमने क्या पढ़ा? कोई भी प्रोफेशन रिलीजन, उसके बाद जो है मैनेज रिलीजन, उसके बाद जो है टैक्स इन रिलीजन, उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कल्चरल एजुकेशन राइट, उसमें जो 29 और 30 दोनों जो है माइनॉरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब भाई आपका जो फंडामेंटल राइट का हनन हो गया, किसी जो है सरकार ने आपके फंडामेंटल राइट पे रोक लगा दी बिना काम पे, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए अगले ही दिन,
तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ठीक है, आप या इमेजिन करो आपका एक बड़ा भाई है, ठीक है, आपकी किसी से हो गई लड़ाई, ठीक है, तो छोटा भाई क्या करता, बड़े भाई के पास जाता है, ठीक है, तो बड़े भाई से आपने शिकायत की, ठीक है, तो बड़ा भाई जो लड़ाई को कब सुलझाएगा, बड़ा भाई के पास ताकत होनी चाहिए लड़ने के लिए, ठीक है, बाहुबली होना चाहिए बड़ा भाई। अब मान लो बड़ा भाई जो आपसे भी गया गुजरा है, अब बिल्कुल सिंगल हड्डी है, तो फिर जो तो बात नहीं बनेगी, बड़े भाई के पास जाने का फायदा ही नहीं। फिर तो बड़े भाई के पास आप कैसे आदमी के पास जाते हो, बाहुबली के आदमी के पास जाते हो ना, जब कोई लड़ाई होती है तो कहते हो भाई मुझे सुलझवा ले, उसके पास ताकत होगी तभी तो वो कुछ करेगा आगे, ठीक है, नहीं तो फिर जो है मामला वहीं शांत हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है आप जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी तो कोई ताकत होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकती तो जाने का फायदा क्या। अब जाओ, इसने कहा तो फंडामेंटल राइट का आनंद हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास चलाए जाओ, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकती तो फिर जाके हम करेंगे क्या। तो इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट को कुछ एक हथियार दिए गए हैं, ठीक है, कुछ एक जो है हथियार दिए गए हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी बात को मनवा सके। इसको बोलते हैं रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, या हम बोलते हैं रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, रिट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास हम दायर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ हथियार होते हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट जो है उन चीजों को अमल में लाती है, ठीक है। तो इसको हम और क्या बोलते हैं, रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए अभी जो है 4-5 चीजें हम पढ़ेंगे, ये जो है वकीलों के शब्द हैं, लेकिन हमें जो है इनका जनरल पता होना चाहिए, इस शब्द का मतलब क्या होता है, हमारे एग्जाम में पूछता है बार बार, ठीक है। शब्द थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। पहली रिट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की क्या है, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव बॉडी ऑफ, टू हैव बॉडी ऑफ, हैबियस कॉर्पस। मान लो भाई आपको जो है आपका कोई भाई है, उसको शाम को थानेदार जो है दरोगा साहब जो है जेल में ले गए, ठीक है, उसको जो है 2-3 दिन हो गए, उसको आपको पता नहीं कौन सी जेल में रखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके भाई का फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, उसको 24 घंटे से ज़्यादा जेल में रखा है, आपको ये भी नहीं पता है क्यों जेल में रखा है, तो आप जो सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस के तहत जो है आप जो है एक रिट दायर करोगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी टू हैव बॉडी ऑफ, जो आदमी जो आपने डिटेन किया है उसको जो है आप हमारे सामने पेश करो, ठीक है। तो क्या करती है ये हैबियस कॉर्पस कब यूज की जाती है, टू प्रोड्यूस पीपल डिटेन बाय एनी अथॉरिटी, डिटेन बाय पुलिस और अदर अथॉरिटी। कोई सरकारी जो है एजेंसी किसी आदमी को जो है डिटेन कर देती है, जेल में डाल देती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो कह सकती है कि इस आदमी को मेरे सामने पेश करो हैबियस कॉर्पस के तहत, ठीक है। दूसरा जो रिट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, टू फॉरबिड। ये डायरेक्ट पूछेगा प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, टू फॉरबिड। जो एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ क्या होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन के तहत जो है बड़ा कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को जो है कह सकता है कि आप जो है ये काम जो है मत कीजिए, ठीक है, आप जो है अपनी पावर से ज़्यादा का काम कर रहे हैं, आप ये काम मत कीजिए, ठीक है। प्रोहिबिशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, ऑर्डर ऑफ हायर कोर्ट, हायर कोर्ट का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट, बड़ा कोर्ट, ऑर्डर ऑफ हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू स्टॉप एक्सेसिव जुरिडिक्शन, एक्सेसिव जुरिडिक्शन, ज़्यादा जो है अपनी पावर से बढ़कर जो है वो काम कर रहे हैं उस चीज़ को रोकना, ठीक है। ये जो इसको क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन।
प्रोहिबिशन के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को जो है ये ऑर्डर कर सकती है भी आप अपने अधिकार से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप वहीं पर रुक जाएं। ठीक है। तीसरा जो रिट जुरिडिक्शन है वो सर्शियोरेरी। सर्शियोरेरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, ठीक है, रटना है, कुछ नहीं करना। सर्शियोरी का मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड, इतना रट लेना है। इसका जो मतलब क्या होता है रियल लाइफ में मैं बताता हूँ। सर्शियोरी का मतलब होता है कोई केस, छोटे केस से, छोटे कोर्ट से बड़े कोर्ट में कोई केस ले आना। सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट को कहे कि भाई ये वाला केस जो आप मेरे को जो है दे दो। जैसे अयोध्या में राम मंदिर का केस है, राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट में केस चल रहा था, ये कहा कि जितने भी राम मंदिर के केस है सारे के सारे अब मेरे को दे दो, मैं सॉल्व करूंगी इसको। ठीक है। तो छोटे कोर्ट से बड़े कोर्ट में कोई केस ट्रांसफर कर लेना, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है। सर्शियोरी टू ट्रांसफर केस बाय हायर कोर्ट फ्रॉम लोअर कोर्ट, बड़े कोर्ट से, बड़े कोर्ट द्वारा छोटे कोर्ट में से जो है कोई केस उठा लेना। ये क्या है, सर्शियोरेरी। ये सुप्रीम कोर्ट का एक हथियार है, सुप्रीम कोर्ट की एक तलवार है सर्शियोरेरी। इसके तहत जो छोटे वाले कोर्ट से एक केस उठा लेती है सर्शियोरेरी के तहत। फिर हम बात करते हैं मैंडेमस। थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान देना इसमें। ये सारे जो रिट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, थोड़ा सा मुश्किल है ये, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। मान लो भाई कोई, मान लो डीसी है झज्जर का, उसने जो है आपका फंडामेंटल राइट हनन कर लिया। ठीक है। या डीसी जो है अपना काम नहीं कर रहा। ठीक है। डीसी जो है आपकी जो है आपकी गली गंदी है। ठीक है। जैसे हमारी है, हमारी जो है अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है। आपकी गली, हाँ, आपकी गली जो है में नाली का पानी भरा रहता है। ठीक है। आप जो है रोज जो है थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। ठीक है। उसमें जो है गंदगी पैदा हो रही है, आप थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। ठीक है। तो आपका राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार आपका कम हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि भाई मेरा तो जो है राइट टू लाइफ जो है वो खतरे में है, आप इसको बचा लो किसी तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, मैंडेमस का इस्तेमाल करेगी, इस हथियार का इस्तेमाल करेगी। मैंडेमस के तहत ये क्या कर सकती है, कोई भी जो है ऑफिसर है उसको ऑर्डर कर सकती है कि आपको ये काम करना है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, झज्जर के जो डीसी है उसको ऑर्डर करेगी कि भाई जो है ये काम जो है इतने टाइम तक जो है गली बन जानी चाहिए। ठीक है। तो मैंडेमस में क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट कमांड करती है। ठीक है। किसको, जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको कमांड करती है कि ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है। तो मैंडेमस में क्या करती है, टू कमांड एनी ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर टू वर्क, कमांड करती है किसी सरकारी अधिकारी को कुछ काम करने के लिए। मैंडेमस के बाद लास्ट हम बात करते हैं क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है। अब कुछ दिन पहले क्या किया था, जो हमारे जो है जैसे एसएससी में और जो हरियाणा जो एचएसएससी की बात करते हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और जो है या हरियाणा में एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 कमीशन है। तो सरकार ने क्या किया, जो हरियाणा सरकार ने एसएससी के अंदर जो है अपने जो है बंदे बिठा दिए। ठीक है। एसएससी में जो एग्ज़ाम को बनाते हैं और जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं, जो एक क्या कमीशन है, कमीशन में कुछ एक मेंबर होते हैं, 10-12 मेंबर, सारा काम उन्हीं का होता है। जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, तो कमीशन में 10-15 आदमी हैं,
उनका काम रहता है कि एग्जाम में पेपर बनाना, फिर वो एग्जाम को कंडक्ट करवाना, ठीक, उसको चेक करवाना, रिजल्ट घोषित करना, ठीक है, ये जो एग्जामिनेशन करवाते हैं एसएससी। फिर जो है जो आदमी सेलेक्ट होते हैं वे फिर जो है सरकारी जो है जितने भी जो डिपार्टमेंट है उनके अंदर चले जाते हैं। तो एसएससी का काम जो केवल एग्जाम कंडक्ट करवाना होता है। ऐसे ही जो हरियाणा में एचएसएससी, इसका काम जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना होता है। तो सर क्या किया, हरियाणा सरकार ने अपने ही बंदे जो है एचएसएससी के अंदर डाल दिए। जो मान लो कोई बढ़िया जो था, कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई आदमी था या कोई आदमी खास आदमी था सरकार का, पार्टी का, तो वो आदमी ही जो है एचएसएससी में डाल दिया, ठीक है। तो लोग कहाँ पे चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों वारंटों के साथ कहा, बाय व्हाट अथॉरिटी, ये जो आपने पद बनाया है या आपने आदमी डाले हैं सरकारी इसमें, ये किस अथॉरिटी के तहत डाले हैं। तो क्यों वारंटो कब इस्तेमाल करेगी, जब सरकार को लगेगा कि कोई ऑफिस जो है या कोई पद जो है वो गलत है, वो इलीगल है, तो सरकार वो जो सुप्रीम कोर्ट किसका इस्तेमाल करेगी, क्यों वारंटो का इस्तेमाल करेगी। तो इसका मतलब क्या होता है, टू चेक दी लीगैलिटी ऑफ ऑफिस, किसी भी ऑफिस की लीगैलिटी को चेक करना कि जो ऑफिस है ये लीगल है या इलीगल है। क्यों वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कौन से संविधान के अनुच्छेद के तहत जो है राइट टू इक्वलिटी दिया गया है संविधान में, आर्टिकल 14 के तहत जो दिया गया है, CGL 2016 में पूछा गया है। फिर जो है कौन से आर्टिकल के तहत जो है संविधान जो है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी में इक्वल अपॉर्चुनिटी की, कौन से आर्टिकल के तहत बात करता है। तो मैंने बताई थी ई पाउट मैंने बताई थी। ई पाउट में ओ से क्या बना था, ई से क्या बना था, इक्वेलिटी 14, पी से क्या बना था, प्रोहिबिशन 15, ठीक है, ओ से क्या बना था, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, तो कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल 16। CAPF SI और CISF 2013 में पूछा गया है, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट जो है थर्ड, जो आर्टिकल 15 में जो है इनमें से किस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र नहीं किया गया, क्या, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो क्या नहीं है, क्या नहीं है, लैंग्वेज वहां पे जिक्र नहीं किया गया। तो क्या आंसर होगा इसका, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो पता चल गया कैसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर जो है एबोलिशन ऑफ, कौन से संविधान के फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है, कौन से में किया गया है, 17 में किया गया। ई पाउट, यू से क्या बना, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 में जिक्र किया गया। ये SSC सेक्शनल ऑफिसर 2001 में पूछा गया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अनुच्छेद 19 है उसमें कितनी तरह की फ्रीडम बताई गई है, 6 तरह की फ्रीडम बताई गई हैं। ये CPO-SI 2005 में पूछा गया है। फिर जो है आर्टिकल 20 जो है संविधान का, वो कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, जब आप कोई ऑफेंस कर देते हो जब भी आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट है, ये यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, DPSP है, DPSP है, फंडामेंटल राइट है। ये आप याद रखना, जो भी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो भी आता है वो क्या है, फंडामेंटल राइट है आपका, ठीक है। तो एक आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे, आपको एक राइट दे देगा, ये पूछे ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, क्या है, तो क्या होगा, फंडामेंटल राइट है। जो 12 से 35 के बीच में आएगा वो क्या होगा, फंडामेंटल राइट होगा। राइट टू प्राइवेसी किसके अंडर आता है, किसके अंडर आता है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 18, किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है। CGL 2011 में पूछा गया है। फिर है राइट टू एजुकेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू एजुकेशन हमारे संविधान में क्या है,
क्या है, फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन क्या हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 21A के तहत आता है। ये CHSL 2016 में पूछा गया है। फिर जो है कोई भी आदमी, कोई भी जो बच्चा किस उम्र तक जो है वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता? कौन सी उम्र तक? 14 साल की उम्र तक जो है फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कौन से अनुच्छेद के तहत जो है माइनॉरिटीज को जो का जिक्र किया गया है? बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत माइनॉरिटीज का जिक्र किया गया? 29 के तहत जो है माइनॉरिटीज का जिक्र किया गया है। ये CHSL 2012 में पूछा गया है। फिर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल और संविधान की आत्मा कौन से आर्टिकल को बोला है? संविधान के दिल और संविधान की आत्मा कौन से आर्टिकल को बोला है? देखो याद रखना, एक तो प्रीएम्बल को उसने बोला था, मैंने बताई थी, प्रस्तावना को संविधान के दिल और आत्मा बोला था। दूसरा जो है आर्टिकल 32 को संविधान का दिल और संविधान की आत्मा बोला था, क्योंकि आर्टिकल 32 अगर नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। इन जो है जब तक हमारे पास हथियार ही नहीं होंगे तो लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो आर्टिकल हथियार कहाँ पे दिए हैं? आर्टिकल 32 में दिए गए हैं। जो संविधान का दिल और आत्मा कहाँ पे है? आर्टिकल 32 के अंदर है। लिख लो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज ए रिट? इनमें से कौन जो है रिट जो है वो इशू कर सकता है? कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। बताओ रिट कौन जो है इशू कर सकता है? हाँ, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही जो है रिट जो है इशू कर सकते हैं। मैंने जिक्र किया आप कहाँ पे जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही जा सकते हो। बाकी आप जो है झज्जर वाले कोर्ट में आप नहीं जा सकते। तो आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो ए होगा एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। CGL 2014 में पूछा गया है। फिर है भारतीय संविधान में इनमें से कौन सी रिट का जिक्र नहीं किया गया? मैंडेमस, प्रोहिबिशन, इंजंक्शन और सर्चियोररी। इंजेक्शन। पता चल गया कैसे क्वेश्चन आएंगे रिट जुरिडिक्शन से रिलेटेड? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। CHSL एग्जाम 2012 में पूछा गया है। फिर है जो है हैबियस कॉर्पस की रिट जो है कब दायर की जाती है? जब आपकी कोई प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए, जब आप जो है कोई ज़्यादा टैक्स दे दो, जब जो है फॉल्टी पुलिस डिटेंशन, गलत तरीके से पुलिस जेल में डाल दे, या आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लिया जाए, तो क्या होगा? फॉल्टी पुलिस डिटेंशन। ठीक है। जब आपको गलत तरीके से जेल में डाल दिया जाए तो जब आप जो है हैबियस कॉर्पस के तहत जो है आप रिट जो है दायर करोगे। 15वां, विच फंडामेंटल राइट वॉज अबोलिश्ड बाय 44 अमेंडमेंट? जो 44वें संशोधन के तहत जो है कौन सा फंडामेंटल राइट ले लिया गया? ये था राइट टू प्रॉपर्टी। लिख लो राइट टू प्रॉपर्टी। ये 31 था। हमने कहाँ तक पढ़े थे? 30 तक पढ़े थे। ये था 31। आर्टिकल 31 जो है लिख लो आप, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है ये संविधान से डिलीट कर दिया गया। चौवालीसवें संविधान संशोधन के तहत जो है ये संविधान से डिलीट कर दिया गया। देखिए मैंने आपको बताया था शुरू में कि शुरू में जो है हमारी सरकार चाहती थी, जो देश आज़ाद हुआ तो जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी प्रॉपर्टी को जो है गरीबों में बांट दे, अमीरों से लेके। ठीक है। तो लेकिन जो जमींदार थे बड़े बड़े वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि हमारा आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी दे रखा है, प्रॉपर्टी का अधिकार। ठीक है। तो वहाँ पर चले गए तो उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने जमींदारों के पक्ष में जो है फैसला सुनाया, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी आपको संविधान में दिया हुआ है। तो सरकार ने फिर क्या किया? इस राइट टू प्रॉपर्टी को ही डिलीट कर दिया। ठीक है। अब कहाँ से जाओगे जब राइट ही नहीं रहेगा? ठीक, ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। तो राइट टू प्रॉपर्टी को ही डिलीट कर दिया। कुछ एक केस हुए थे इंदिरा गांधी के टाइम पे, जो है सरकार क्या होता है, जो सरकार जो मजबूत होती है तो जो जुडिशियरी और सरकार की खिंचती है।
ठीक है। ऐसे ही इंदिरा गांधी के टाइम पे था, इंदिरा गांधी की और जो जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट ही खींचती थी, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई किसी की बात मानता नहीं है, ठीक है। तो एक केस आया था गोलकनाथ केस, इसमें जिक्र किया गया है गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस 1967 में आया था ये। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो किसी भी फंडामेंटल राइट में जो बदलाव नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट सबसे बड़े हैं और फंडामेंटल राइट में जो है हमारी संसद बदलाव नहीं कर सकती। ये इसने बोला कि फंडामेंटल राइट आर नॉट अमेंडेबल, फंडामेंटल राइट आर नॉट अमेंडेबल, नॉट अमेंडेबल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट में जो है बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन जो था इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में जो बदलाव किया, ठीक है, 24th जो है 25th अमेंडमेंट लेके आई और इसने संविधान में लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज़ पे डिस्कस ही नहीं करेगी। आज के बाद संविधान में बदलाव किया कि सुप्रीम कोर्ट जो इस चीज़ पे डिस्कस ही नहीं करेगी, हम कोई भी फंडामेंटल राइट जो है हम ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी आदमी का कोई भी फंडामेंटल राइट जो है हम जो है इसमें इसमें जो हमारे पार्ट 3 में है इसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं, कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी नया ऐड कर सकते हैं। संविधान में ये बदलाव किया, एक लाइन लिखी जो आर्टिकल 13 के अंदर मैंने बताई थी, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, उसमें लिखा कि हम कोई भी जो है संसद कोई भी जो है संविधान में बदलाव कर सकती है और कोई भी जो है हमारा फंडामेंटल राइट जो है ले सकती है और या नया ऐड कर सकती है, ठीक है। तो फिर एक और केस आया, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973 में आया। इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप कोई भी फंडामेंटल राइट में बदलाव कर सकते हो, किसी भी फंडामेंटल राइट को आप डिलीट करो, किसी को भी ऐड करो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप इतना बदलाव ना कर दो कि वो फंडामेंटल राइट ही ना रहे, संविधान ही ना रहे, ठीक है। आप यूँ नहीं कि आप जो इस संविधान को जो है कोई इतना बदलाव कर दो पता ही नहीं चले ये क्या है, ठीक है। आपको जो कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपको संविधान का मेंटेन रखना पड़ेगा, कुछ इतना बदलाव नहीं करना कि बिल्कुल ही जो है वो खत्म हो जाए। आपको जो नॉर्मल चीज़ों में बदलाव कर सकते हो, कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप जो कभी बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसने कहा कि फंडामेंटल राइट आर अमेंडेबल, फंडामेंटल राइट में जो आप बदलाव कर सकते हो अमेंडेबल, बट कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर। आप जो संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव नहीं कर सकते। मतलब इसने कहा कि मान लो फंडामेंटल राइट को मगर घर मानने, इमारत मानने, तो इसने कहा कि आप जो है इमारत में बदलाव नहीं कर सकते। तो केशवानंद भारती ने कहा ठीक है, आप इमारत में बदलाव कर लीजिए, लेकिन आप जो है आप जो इमारत की नींव है उसके अंदर कभी छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ठीक है। अगर नींव बिगड़ी तो पूरी इमारत ढह जाएगी। आप जो इमारत में बदलाव कीजिए, लेकिन आप नींव में कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसने कहा था कि आप इमारत में बदलाव नहीं कर सकते। तो 16वां क्वेश्चन है, कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट में अनअमेंडेबल है, फंडामेंटल राइट में कोई बदलाव नहीं हो सकता? किस केस में कहा था? गोलकनाथ केस में, CGL 2007 में पूछा गया है। फिर आर्टिकल 17 जो क्वेश्चन कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी है वो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में कही थी? केशवानंद भारती केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये CPO 2006 में पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं इंटरनल मीनिंग ऑफ सर्शियोरी का मीनिंग क्या होता है? बताओ सर्शियोरी का मीनिंग क्या होता है? हाँ, क्या मतलब होता है सर्शियोरी का? टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। क्या मतलब होता है सर्शियोरी का? देख के बताओ, यही है, यही है, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ये CGL 2017 में पूछा है, ठीक है। कोई डाउट अभी तक जो भी किया है?